हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकली लीगल। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कंपनीज एक्ट के डायरेक्टर्स से रिलेटेड जो प्रोविज़न है, मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स से रिलेटेड प्रोविजंस, और इसके बाद हम NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के प्रोविजंस भी देखेंगे और एंड में हम कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं डायरेक्टर्स इन अ कंपनी से। तो इसका जो चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 11 और सेक्शन से आपके 149 से लेकर के 172 तक। सेक्शन नंबर 149 के अंदर मेंशन है आपका कि एक कंपनी में कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स हैं आपके, अगर एक 1 पर्सन कंपनी है तो वहाँ पर कम से कम 1 डायरेक्टर होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी में आपके 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए और पब्लिक कंपनी में आपके 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। और इन तीनों ही कंपनीज़ में आपके मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, 15 डायरेक्टर्स तक जा सकते हैं। और अगर किसी कंपनी को 15 डायरेक्टर से ज़्यादा अपॉइंट करने हैं देन उनको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है, उसके बाद वो 15 से ज़्यादा भी अपॉइंट कर सकते हैं। देन इसमें एक ये भी रिक्वायरमेंट होता है कि कम से कम एक डायरेक्टर कंपनी का ऐसा होना चाहिए जो एटलीस्ट 182 डेज़ तक इंडिया में ही स्टे किया हो, मतलब वो इंडिया का रेजिडेंट रहा हो 182 डेज़ तक। एक डायरेक्टर कम से कम इस तरीके का भी होना चाहिए। देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात करते हैं। जो भी अपनी जितनी भी लिस्टेड पब्लिक कंपनीज़ हैं उनमें जो 1/3 डायरेक्टर होने चाहिए वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इस तरीके के, मतलब वो कंपनी के प्रमोटर्स नहीं होने चाहिए या फिर उनका उनका कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी पिक्यूनरी रिलेशन हो गया या फिर कोई भी अदर रिलेशन हो गया। तो 1/3 जो डायरेक्टर्स हैं कम से कम वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। और ये किस केस में है आपकी, ये है आपकी लिस्टेड पब्लिक कंपनीज़ के केस में। अब आपके जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनका टेन्योर कितना होता है, तो ये 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं और दोबारा से इनको री अपॉइंट भी किया जा सकता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। लेकिन ये कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बाद उसको 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाता है। मतलब एक बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपका अपॉइंट हो गया 5 सालों के लिए, फिर दोबारा से वो 5 सालों के लिए अपॉइंट किया जाएगा। देन उसके बाद उसको थर्ड बार अपॉइंट नहीं किया जाएगा, बीच में 3 साल का गैप होना चाहिए। देन उसके बाद उसको अगेन अपॉइंट किया जा सकता है। तो यह है आपका कि किसी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बाद अपॉइंट नहीं किया जाता है, बीच में एक 3 साल का कूलिंग ऑफ का पीरियड रखा गया है। अब इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 165। ये आपको सेक्शन नंबर भी ध्यान रखना है। इसमें आपका मेंशन है कि एक पर्सन कितनी कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, मतलब एक टाइम पे एक पर्सन कितनी कंपनीज़ का डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है। तो एक पर्सन मैक्सिमम 20 कंपनीज़ का एक बार में एक टाइम पर डायरेक्टर हो सकता है। तो ये आपको ये 20 टाइम्स याद रखना है, 20 कंपनीज़ इसमें याद रखना है। लेकिन अगर कोई भी पब्लिक कंपनी का वो डायरेक्टर है तो ये मैक्सिमम नंबर आपका 10 हो जाता है। ध्यान रखना है कि नॉर्मली एक पर्सन 20 कंपनीज़ तक का डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है, लेकिन अगर वो पब्लिक कंपनी की डायरेक्टरशिप होल्ड करता है तो मैक्सिमम नंबर है उसका 10। तो इसमें प्राइवेट कंपनी, सब्सिडरी, होल्डिंग कंपनीज़ भी इंक्लूड की गई हैं, लेकिन जो डोरमेंट कंपनी है वो इस लिमिट से बाहर हैं। अगर वो डोरमेंट कंपनी का डायरेक्टर है तो वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा इस लिमिट के अंदर, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर इसमें जो आपका टॉपिक आता है नेक्स्ट वो है आपका मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। ये आपका चैप्टर नंबर 12 के अंदर मेंशन है और इसके सेक्शन से आपके सेक्शन नंबर 173 से लेकर के 195 तक। तो इसमें आपका सेक्शन नंबर 173 के अंदर मीटिंग ऑफ बोर्ड की बात की गई है कि कोई भी कंपनी अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है तो उसके 30 डेज़ के अंदर पहली बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए कंपनी की। एक तो ये आपको 30 डेज़ वाला याद रखना है कि इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज़ में मीटिंग हो जानी चाहिए। देन एक साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग्स होनी चाहिए, दोनों ही पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज़ के लिए। और जो गैप है दो मीटिंग्स का वो 120 दिनों से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मीटिंग में या तो वो पर्सनल में जाकर भी कर सकते हैं या फिर वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी कर सकते हैं पार्टिसिपेट। देन आपका इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 174 जो कि कोरम फॉर मीटिंग्स की बात करता है। तो अगर मीटिंग की जा रही है तो उसमें कितने एटलीस्ट डायरेक्टर्स होने चाहिए उस टाइम पे प्रेजेंट, तो वो है आपका 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ या फिर 2 डायरेक्टर्स, जो भी इन दोनों में से हायर होगा उतने डायरेक्टर्स एटलीस्ट मीटिंग में, जो भी बोर्ड मीटिंग हो रही है उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कोरम जो है वो 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ या फिर 2 डायरेक्टर्स है, विच एवर इज़ हायर। फिर इसमें कुछ 3 कमिटीज़ भी हैं डायरेक्टर्स से कंपनी में, तो वो आपको सिर्फ इनके सेक्शन नंबर ध्यान रखने हैं। जैसे आपका सेक्शन नंबर 177 के अंदर मेंशन है ऑडिट कमेटी। तो जो ऑडिट कमेटी होती है ये एक तरीके से गेट कीपर होती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की,
जिस इन्फॉर्मेशन के बेस पर जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो रिलाई करके मतलब ये डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी में इन्वेस्ट कितना करना है कितना नहीं। तो ऑडिट कमेटी ये मैंडेटरी होती है, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं उनको एक ऑडिट कमेटी बनानी पड़ती है। और इसमें जो मिनिमम है आपके 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए और उनमें से जो मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स होने चाहिए वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो बस आपका उसमें सेक्शन नंबर 177 ध्यान रखना है, जिसमें आपको ऑडिट कमेटी मेंशन है। इतना ये डिटेल में इसमें आपसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। देन 178 के अंदर आपकी 2 कमेटी मेंशन है, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी और दूसरी है आपकी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। तो जो आपकी नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी है, जो बोर्ड होता है कंपनी का, उसमें जो मेंबर्स कौन कौन इलेक्ट किए जाने हैं और उनका क्या क्या रेम्यूनरेशन रहेगा, ये डिसाइड करने की जो पावर होती है, फंक्शंस होते हैं, ये आपकी नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी करती है। और जो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी होती है, अगर कोई भी जिन्होंने शेयर्स होल्ड किए हुए हैं कंपनी के, अगर उनके कोई भी ग्रीवियंसेस होते हैं तो उनको रिजॉल्व करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी के पास होती है। तो ये जो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी है, अगर कोई भी कंपनी के शेयर होल्डर्स 1000 से ज़्यादा होते हैं किसी भी टाइम पर, तो उस कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है कि उसको स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी फॉर्म करनी पड़ती है। तो ये 2 कमिटीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये कौन से सेक्शन में आपके मेंशन है। तो डायरेक्टर्स और मीटिंग से रिलेटेड आपके जो प्रोविजंस थे वो इसमें मैंने कवर करवा दिए हैं। इसमें डिटेल में ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं आपसे, मोस्टली ये सेक्शन नंबर से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें एक और टॉपिक आता है आपका NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। यहाँ ये आपके सिलेबस में तो मेंशन नहीं है, बट यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं, तो एक बार ये भी हम शॉर्ट में कवर कर लेते हैं। तो जो आपका नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूट किया गया था जितने भी जो कंपनी से रिलेटेड मैटर्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। एक ये अलग से ही क्वाज़ी जुडिशल अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी कंपनीज़ एक्ट 2013 के अंदर, और ये एडजुडिकेट करती है जो भी डिस्प्यूट्स होती हैं कंपनी लॉ के मैटर्स से रिलेटेड वो सारे। और ये बेस थी आपकी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इराडी कमेटी। इस कमेटी का भी आपको ध्यान रखना है, ये इस कमेटी का नाम भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसकी कॉन्स्टिट्यूशन डेट आपको याद रखनी है, 1 जून 2016 को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किया गया था। और आज के टाइम में जो NCLT की ब्रांचेस हैं वो टोटल 16 ब्रांचेस हैं। इसमें आपके प्रिंसिपल जो बेंच है वो आपकी न्यू दिल्ली के अंदर है। तो आपको ध्यान रखना है कि आज के टाइम में टोटल 16 बेंचेस हैं NCLT की, और एक क्वाज़ी जुडिशल अथॉरिटी है, इराडी कमेटी के रिकमेंडेशन पे आई थी। इसी तरीके से एक अपीलेट बॉडी भी बनाई गई, NCLT के जो मैटर्स हैं उनकी अपील जाएगी आपकी NCLAT पर, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल पर। ये भी 1 जून 2016 में ही कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। और ये जो है NCLT, ये कौन कौन से मैटर्स की यहाँ पर अपील जाती है, एक तो NCLT के मैटर्स की जाएगी, दूसरा इसमें आपको ध्यान रखना है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की भी जो अपील है, जो सेक्शन 53A के अंदर मेंशन है, वो अपील्स भी NCLAT के अंदर जाती हैं। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की भी कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिनकी अपील NCLT में जाती है, और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड के ऑफ इंडिया के भी कुछ मैटर्स हैं जो NCLT के अंदर जिनकी अपील जा सकती है। अब इसमें अपील का प्रोसेस क्या होता है, तो NCLT की अपील आपकी जाएगी NCLAT के अंदर, और कितने टाइम पीरियड में अपील आप कर सकते हैं वो मेंशन है आपका 45 डेज़। तो 45 डेज़ के अंदर अंदर जब NCLT का ऑर्डर आया है, आप जा कर के NCLAT के अंदर अपील कर सकते हैं। और ये जो आपका 45 डेज़ का पीरियड है, इसको स्पेसिफिक अगर कोई सर्कमस्टांसेस है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस पर 45 डेज़ तक फर्दर इंक्रीज़ भी किया जा सकता है। और अगर NCLAT के मैटर हैं तो उनकी अपील आपकी जाती है सुप्रीम कोर्ट में, और यहाँ पर जाती है आपकी 60 डेज़ के अंदर ऑन दी क्वेश्चन ऑफ लॉ। और ये दोनों ही अपील आपकी 3 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज हो जानी चाहिए। तो अगर NCLT के अंदर NCLT की NCLAT के अंदर 45 डेज़ के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट के पास अपील जाती है 60 डेज़ के अंदर। फिर आपका यहाँ पे मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ NCLT एंड NCLAT। तो NCLT आपका 408 के अंदर मेंशन है, और NCLAT आपका 410 के अंदर मेंशन है। तो इन दोनों का ही यहाँ पर कंपोजिशन मेंशन है कि क्या कौन कौन मेंबर्स होंगे और उनकी क्या क्वालिफ़िकेशंस होंगी। तो जैसे दोनों ही NCLT और NCLAT के लिए जो मेंबर्स हैं उनकी मिनिमम एज 50 ईयर्स होनी चाहिए, और NCLT में जो हेड होंगे उनको प्रेसिडेंट कहा जाता है, और ये जो प्रेसिडेंट हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो कम से कम 5 सालों के लिए हाई कोर्ट के जज रहे हों, और मैक्सिमम एज यहाँ पे 67 ईयर्स तक हो सकती है उनकी।
देन यहाँ पे दो तरीके के मेंबर्स होते हैं, एक जुडिशियल और एक टेक्निकल। जो जुडिशियल मेंबर होंगे उनकी क्वालिफ़िकेशन है कि या तो वो हाई कोर्ट के जज रहे हों या डिस्ट्रिक्ट जज रहे हों 5 सालों तक, या फिर वो एडवोकेट रहे हों 10 सालों तक। और जो टेक्निकल मेंबर्स हैं वो कौन होने चाहिए, उन्हें या तो 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब सीए के फील्ड में, सीएस के फील्ड में, जो भी कंपनी लॉ के मैटर्स हैं उन वाले फील्ड में, या फिर वो 5 साल तक लेबर कोर्ट के क्या रहे हों, जज रहे हों। तो इसमें इनकी दोनों की जो मैक्सिमम एज है वो है आपकी 65 ईयर्स। इसी तरीके से अगर हम NCLAT पे आएंगे तो यहाँ पर जो हेड हैं वो है चेयरपर्सन बोलते हैं उन्हें। उनकी मैक्सिमम एज 70 ईयर्स तक हो सकती है और इनकी क्वालिफ़िकेशन है या तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए या फिर वो चीफ जस्टिस होने चाहिए हाई कोर्ट के। और यहाँ पर आपके मैक्सिमम 11 मेंबर्स हो सकते हैं, जुडिशियल और टेक्निकल दोनों को मिला करके। जुडिशियल में आपकी ये है क्वालिफ़िकेशन है कि वो हाई कोर्ट के जज होने चाहिए या फिर वो NCLT जो ट्रिब्यूनल है उसके मेंबर रहे हो 5 सालों तक। और टेक्निकल में 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंपनी लॉ से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उनमें। और ये इनका दोनों का ही जो टर्म है मेंबर्स का NCLT और NCLAT के अंदर, वो 5 सालों के लिए होता है और ये रीअपॉइंट किए जा सकते हैं 5 सालों के बाद भी। तो ये इनका एक कंपोजिशन का एक फ़्लो चार्ट है, ये आप बना सकते हैं और याद रखना है ये आपको, सेक्शन नंबर्स भी और कौन कौन मेंबर्स होंगे। फिर इसमें एक आपका सेक्शन नंबर 412 आता है। ये आपका सेक्शन नंबर तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि ये जो अपॉइंटमेंट किया जा रहा है प्रेसिडेंट और जो चेयरपर्सन और जो मेंबर्स हैं, इनका अपॉइंटमेंट कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया जाता है। तो जो भी आपके प्रेसिडेंट हैं, जुडिशियल मेंबर्स हैं, टेक्निकल मेंबर्स हैं, दोनों ही NCLT और NCLAT के, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी। तो एक सिलेक्शन कमेटी होती है, उसके रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बना है कि रिमूवल किस तरीके से किया जाता है। तो जो भी प्रेसिडेंट और मेंबर होते हैं ट्रिब्यूनल के, चाहे वो NCLT हो चाहे वो NCLAT हो, उनको रिमूव किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आफ्टर एन इंक्वायरी बाय द सुप्रीम कोर्ट, अगर उनका मिसबिहेवियर है या फिर ऑन द ग्राउंड ऑफ इनकैपेसिटी। तो रिमूव करने के लिए भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और साथ में किनका कंसल्टेशन चाहिए होता है। तो एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन बना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रिमूव करती है विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कंसल्टेशन के बाद उनको रिमूव किया जा सकता है। तो NCLT से रिलेटेड ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो प्रीवियस एक्ट था कंपनीज एक्ट 1956, उसमें कौन सी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी थी। तो वो थी आपकी कंपनी लॉ बोर्ड, जिसे शॉर्ट में CLB बोलते हैं। CLB को डिज़ोल्व कर दिया गया था, उसके बाद आपके NCLT और NCLAT इनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अब लास्टली कुछ केस लॉज भी हैं इसमें जो एग्ज़ाम में आपके जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आपके 4 इंपॉर्टेंट केस लॉज आते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील वाले टॉपिक में। तो ये चारों केसेस का आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें है आपका गिलफर्ड मोटर्स कंपनी वर्सेस होर्न 1933। इसमें कंपनी फॉर्म की गई थी और वो जो कंपनी फॉर्म की गई थी वो नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट को इवेड करने के लिए थी। तो कोर्ट ने उसको फ्रॉड के लिए लाइबल माना था। इसी तरीके से आप जोन्स वर्सेस लिपमैन का केस हो गया 1962 में। देन आपका दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्कीपर कंस्ट्रक्शन का केस हो गया। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस गोटन लाइमस्टोन का केस हो गया। तो ये सब केस बस आपको इनका नाम और इनका ईयर याद रखना है और ये चारों केसेस कौन से टॉपिक के अंदर आते हैं, बस ये ध्यान रखना है। तो बस आप इसको इसी तरीके से अपने नोट्स में मेंशन कर लेना। इसी तरीके से आपके 2 और केसेस हैं। एक आपका अल्ट्रा वायरस के अंदर आता है केस, अल्ट्रा वायरस के अंदर आता है आपका एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे। इसका भी आपको केस का नाम और ईयर याद रखना है 1875। इसके अंदर ये हेल्ड हुआ था कि कोई भी कंपनी जो भी उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसके बियॉन्ड जा करके अगर कोई भी काम करती है तो वो कंपनी वो काम माना जाता है आपका अल्ट्रा वायरस और वो आप नहीं कर सकते। अपनी लीगल अथॉरिटी के अगेंस्ट बाहर जाकर अगर कोई भी काम करेंगे तो फिर वो वॉइड माना जाता है। और इसी तरीके से आपका एक आता है टर्क्यून रूल, जो कि आपका आया था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कून 1856 के अंदर। इसके अंदर ये हेल्ड हुआ था कि जो भी आउटसाइडर्स कंपनी के साथ गुड फेथ में डील कर रहे हैं उनको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो कंपनी के हर मैटर में जाकर के इन्वेस्टिगेट करें। उनके पास ये राइट है कि वो ये मान सकते हैं कि जो भी कंपनी में मैटर चल रहे हैं वो एकदम रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हो रहे हैं। तो बस इसमें भी आपको केस का नाम ध्यान रखना है कि ये इस रूल कौन से केस से इस्टेब्लिश किया गया था और इसका ईयर ध्यान रखना है। तो ये केस में डिटेल में नहीं पूछते हैं कि क्या हेल्ड हुआ था क्या नहीं, बस आपको इसके केस लॉस के नाम और ईयर वाइज लगाने के लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं।
तो जितना भी कंपनी लॉ से रिलेटेड आपके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से, वो मैंने सब कवर करवा दिए हैं इसमें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक।